आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है वो कोशिका की है, और क्लास नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि क्लास के अंदर तो थ्योरी भी चलती है, नोट्स भी चलते हैं और पूरा वैसे होता है। आज की क्लास जो है इन शॉर्ट जो है अपने टॉपिक को शॉर्ट ब्रीफ के अंदर, जैसे वन शॉट क्लास होती है ना कोई भी लेक्चर की, तो वैसे वन शॉट समझ लीजिए, क्योंकि ये जो क्लास है वो ओनली एक्सप्लेनेशन क्लास है, जिसके अंदर हम ओनली एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को और आपके सामने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स को, बहुत सारे डाटा को जो है प्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो आज हम बात करेंगे कोशिका की। कोशिका जानते हैं मानव शरीर की सबसे जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिका होती है, उससे मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, ठीक है ना। टिश्यूज और उत्तक होते हैं, उत्तक से मिलकर क्या बनता है, उत्तक से मिलकर एक अंग बनता है, अंग मतलब ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड व्हाट, ग्रुप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड, ऑर्गन से मिलकर तंत्र बनता है, ठीक है ना, पूरा एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम एक तंत्र से मिलकर मतलब बहुत सारे तंत्रों से मिलकर, जैसे ये एक तंत्र है, ये तंत्र, तो अपने पूरे जो है बॉडी का, शरीर का निर्माण हुआ है। इतना सा क्लियर। अब पूछा जाए आपको तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। तब की 1665 में की, ठीक है ना। तो एक बार देखो डाटा भी मैं लिख देता हूँ, हो सके आपको समझ में आए नहीं। तो अभी तक अपने क्या पढ़ा, कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ठीक है ना। और ये बनती कैसे, मतलब कोशिका से मिलकर क्या बना है, उत्तक से मिलकर क्या बना है, अंग से मिलकर क्या बना है, अंग से मिलकर क्या बना है भाई, तंत्र से मिलकर शरीर। इतनी सी बात क्लियर, ठीक है। अब मैं पूछूं कोशिका का अध्ययन किसने किया, मतलब अध्ययन, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सॉरी अध्ययन तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया, लीवेनहोफ भी आया था, स्लाइडन भी आया था, स्वानसन भी आया था, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक भी है। तो उसके अंदर हम बात करेंगे वीडियो में। पहले कोशिका के अध्ययन को अगर पूछा जाए, अगर मैं क्वेश्चन बोल दूं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी ल्यूमिनोलॉजी, ऑप्शन सी ग्राफियोलॉजी, ऑप्शन डी रेडियोलॉजी। तो आपको जो है ऐसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे इतने सिंपल बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ओके ना। बहुत ही कम, थोड़ा सा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कर जाएगा तो लग जाएगा। उसके अंदर देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या, साइटोलॉजी हो गया, और कोशिका से मिलकर उत्तक से अंग से शरीर, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, पूछा जाए आपसे, सबसे पहले कोशिका खोज, तो अपने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की, रॉबर्ट हुक। कब की 1665। पूछा जाए तब की, देखो क्वेश्चन बनाओ फिर से, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद में ऑप्शन बी दे देगा स्लाइडन ने 1674 में। उसके बाद में ऑप्शन सी दे देगा लीवेनहोफ ने 1632 में। तो ऐसे करके मतलब कंफ्यूज करने की कैसे भी दे सकता है, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है 65 आ गया, फिर 1668 आ गया, 1885 आ गया, तो ऑप्शन कैसे भी बना के दे सकता है। क्वेश्चन अगर सिंपल पूछना चाहिए, डीप में पूछना चाहिए, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। बाकी दो क्वेश्चन सारे सिंपल ही होते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। ये कोशिका थी या मृत कोशिका थी, बिल्कुल तो मृत कोशिका ही थी। और किसमें से खोजी थी, भाई किसमें से खोजी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, मतलब कोर्क था, कोर्क मान लो किसका था, कुबेरटस सुगर, ऐसा कोई प्लांट था, कुबेरटस सुगर, ठीक है ना। तो इसमें से खोजा। और जैसे लकड़ी का वो छाल होता है ना, छाल के अंदर देखो ये खाज वगैरह होते हैं, तो छोटे छोटे जो होते हैं ना, उनको क्या बोले, इन्होंने उनको बोला है सेलुली। क्या नाम दिया, सेलुली नाम दिया। सेलुली किसे नाम दिया, इन खाज को, छोटे छोटे जो खाज है ना, सेलुली का मतलब क्या होता है, खाली कमरा, जैसे खाली स्पेस के टाइप से इसको सेलुली बोल दिया। और देखिए पेड़ की ये क्या है, शाल है, पेड़ की शाल, कुबेरटस सुगर, पेड़ की शाल, ठीक है ना। पेड़ की शाल में से खोजा है, और ये अपन को पता है ये 1665 में खोजा था। उसके अलावा और कुछ अपन जान सकते हैं। हाँ, एक फैक्ट और आता है यहाँ से निकल के, बुक लिखी थी इन्होंने माइक्रोग्राफिया। तो आपको पूछे माइक्रोग्राफिया
किसके द्वारा लिखी बुक है या किसकी बुक है, किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, रॉबर्ट हुक की है। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तो मुझे उम्मीद होगी आपको पूरा क्लियर कट होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। उसके आगे हम बढ़ते हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक कोशिका विज्ञान। देखिए आधुनिक कोशिका विज्ञान, आधुनिक कोशिका विज्ञान की खोज, कोशिका विज्ञान, जैसे ही मैं रफ करूंगा ना एक बार का वापस से रिपीट एरिया कर देंगे। तो सीपी स्वांसन, आधुनिक कोशिका विज्ञान के सीपी स्वांसन ने की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है नाम। और सबसे पहले की जो पूछा तो रॉबर्ट हुक आएगा कंडीशन के अंदर, और माइक्रोग्राफ इसकी पुस्तक हो गई। उसके बाद में आता है अपने एंटोनी वॉन लीवनहोफ। कौन आता है? एंटोनी वॉन लीवनहोफ। एंटोनी वॉन लीवनहोफ ने 1674 के अंदर, तब ये सन याद रखना, 1674 में तालाब के पानी में जीवित कोशिका, जो जंतु कोशिका की खोज की थी। किसकी? जंतु कोशिका की खोज की। जंतु कोशिका कहाँ से की थी? किसने? मतलब तालाब के पानी में से, तालाब के पानी में से। तो एंटोनी वॉन लीवनहोफ को क्या बोलते हैं? जीवित कोशिका या जंतु कोशिका का जनक बोला जाता है। आधुनिक कोशिका का जनक किसे बोला जाता है? सीपी स्वांसन को बोला जाता है, सीपी स्वांसन, ठीक है। तो ये डाटा याद रहेगा आपको। सीपी स्वांसन आधुनिक कोशिका के जनक, और एंटोनी वॉन लीवनहोफ जंतु कोशिका, मतलब जीवित जो कोशिका है तालाब के पानी में से इनको खोजा था। और उसके बाद में बात करें, अब देखिए एक चीज और याद रखनी है, आरबीसी जीवाणु, ठीक है ना, इधर मैं जीवाणु लिख रहा हूँ ना कि विषाणु, ठीक है ना, शुक्राणु और प्रोटोजोआ। इसकी खोज भी किसने की थी? एंटोनी वॉन प्रोटोजोआ, एंटोनी वॉन लीवनहोफ से, ठीक है ना। जंतु कोशिका की खोज की थी। उसके अलावा आरबीसी की, जीवाणु की, शुक्राणु और प्रोटोजोआ। अगर पूछा जाए आरबीसी की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन लीवनहोफ। इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट है, तो कोई समस्या वाली इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, आपका वक्त जाया नहीं हो तो पॉज कर देते हैं इसको। अब आ जाइए फिर से वापस से। अब देखिए जंतु विज्ञान की खोज किसने की थी? सीपी स्वांसन ने, ठीक है ना। एक तो कोशिका सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या है? कोशिका सिद्धांत का मतलब ये है कि जो अपने जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान और अपने पादप विज्ञान, पादप के बारे में हमने देखा ही। पादप कोशिका जो है और एक जंतु कोशिका है, ठीक है ना। पादप कोशिका की खोज किसने की थी? स्लाइडर, याद रहेगा, स्लाइडर। पादप कोशिका स्लाइडर, ओके फाइन। उसके बाद में जंतु कोशिका के बारे में बात की। जंतु कोशिका सीपी स्वांसन, ठीक है ना। अब कब की थी ये सब जैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 1839 और 1838 है ना, 1838 में ये, 1839 में ये, इतना समझ में आया। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत, कोशिका थ्योरी, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट है? स्लाइडर, सीपी स्वांसन। उसके अलावा पहले वाले जो एंटोनी वॉन लीवनहोफ, सभी सारे जो ऑप्शन उनको घेर देगा। फिर आपसे पूछेगा तो आपको बिल्कुल ये नाम याद रखना है, स्लाइडर और सीपी स्वांसन, ठीक है ना। अब देखो इसका कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? अपवाद, इसका अपवाद है, अब देखो ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन में कोशिका सिद्धांत का अपवाद है आरबीसी, प्रोटोजोआ, जीवाणु विषाणु, तो बिल्कुल इसका जो अपवाद है वो अपनी विषाणु है। क्योंकि विषाणु मतलब वायरस, वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ये सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, इसके बीच की जो कड़ी है ये वायरस है। इस कारण जो है ये अपवाद है, ना जो सजीव है ना निर्जीव है, ठीक है ना। तो वायरस बाहर तो निष्क्रिय रहता है लेकिन बॉडी के अंदर जाके सक्रिय हो जाता है, ये चीज़ भी होती है, ठीक है ना। ये बेसिक जो चीज़ें होती है उनमें कराता चलूँगा, आपको कोई भी लोड लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ फैक्ट है, फैक्ट को मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे छोटी कोशिका, भाई में सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका पूछे
तो क्या होती है PPLO सबसे छोटी कोशिका, सबसे फैक्ट के अंदर ही आता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है अपने PPLO, ठीक है ना। मतलब इसको बोलते हैं PPLO को मतलब माइक्रोप्लाज्मा, यह पादप जगत की सबसे छोटी कोशिका। प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको बोलते हैं प्लीरो PHEN, ऐसे कुछ है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखना माइक्रोप्लाज्मा है शरीर की सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी का पूछा जाए फैक्ट के तौर पर डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन ये जब फैक्ट है ना सभी याद कर लेते हैं। इसके अलावा जो डीप वाला फैक्ट है ना वो याद नहीं रहता। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा शरीर जगत की सबसे जो बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडे की जो साइज होती है 170 × 170 सेंटीमीटर बाय 130 सेंटीमीटर। और वैसे अगर इसको बोला जाए, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, ये mm के अंदर ही है, ठीक है। सेंटीमीटर से भी छोटी चीज होती है तो ये mm 130 mm 170 mm। और इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो 15 सेंटीमीटर। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है। जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कितनी है, इसका मतलब 170 mm से लेके 1/30 mm। उसके अंदर सेंटीमीटर में पूछे तो 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अपन को आता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। एक कोशिकीय के अंदर पूछा है, एक कोशिकीय जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका वाले के अंदर सबसे बड़ी पूछे और एक कोशिका में अगर सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी तो है एसिटेबुलेरिया, नाम याद रखना नहीं, बुलेरिया, एसिटेबुलेरिया। और सबसे छोटी पूछे ना, सबसे छोटी है अपनी शुक्राणु, सबसे छोटी शुक्राणु। ये 19 में पाई जाती है, ये शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक संभव है एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ी कोशिका में कोई पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी। अब सबसे लंबी की बात करेंगे। सबसे लंबी के अंदर आएगी न्यूरॉन सिस्टम अपने जो है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी सबसे लंबी की बात करें तो तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हुई अंडा। देखो एक चीज और ध्यान रखिए, PPLO सजीव जगत का जो है उसको बोलते, पादप जगत का डॉक्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो है रंग बदलने के अंदर वहीं होता है, तो इसके अलग अलग रंगों में जल्दी से चेंज कर पाता है। तो पादप जगत का डॉक्टर भी इसे बोला जाता है। ऐसे पूछा जाए तो यही होगा आंसर उसके अंदर। उसके बाद में देखिए एक चीज और है, बैक्टीरिया जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर का जो होता है अपने जीवाणु, जिसे बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। और अपने जो है क्या है, अपनी कोशिका रक्त की कोशिका जिसे बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है ना। उसका जो है व्यास जो होता है ना 0.7 माइक्रोमीटर होता है। तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं कहीं पे पूछा गया हो या नहीं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें होती है। चलो इसको रख करते हैं, तब तक के लिए हम इसको मिटा देते हैं और आपको पोज। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कोशिका की आकृति आकार के बारे में। कोशिका की आकृति आकार उसके कार्य के अनुसार होती है, ठीक है ना। तो आरबीसी की आकृति कैसी होती है, गोल और चपटी होती है, ठीक है, उभयाउत्तर प्रकार की। उसके बाद में बात करते हैं न्यूरॉन अपन बताया लंबी और शाखी कोशिका, जो अपने तंत्रिका कोशिका होती है लंबी और शाखी होती है। उसके अंदर अब बात करें पेशे के अंदर ये लंबी और दीर्घ होती है, इसकी आकृति कुछ प्रकार की होती है। उसके बाद हम बात करें डब्ल्यूबीसी के अंदर
WBC की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि इसका कार्य भी ऐसा ही है भाई। कोशिका का जो है अपन बोल सकते हैं ये अपने सोल्जर है, अपने बॉडी के अंदर सिपाही है, ठीक है ना। WBC रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता जो है, इम्यूनिटी सिस्टम और इसके नियंत्रण में। अब हम बात कर रहे हैं पादप और जनित कोशिका, ठीक है ना। तो पादप कोशिका के अंदर जो सेल वॉल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका की जो दीवार होती है इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो अपने पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है, जनित कोशिका के अंदर सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका आकार क्या है, गोलाकार। इसका आकार कैसा है, आयताकार है। तो ये इसका आकार गोलाकार, इसका आकार आयताकार। उसके बाद में बात करते हैं प्लाज्मोडेस्टोमेटा होता है, मतलब प्लाज्मा होता है इसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर, और इसके अंदर प्लाज्मा नहीं पाया जाता। उसके बाद में बात करें केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है ना। केंद्र जो है अपने परिधि की ओर पाया जाता है इसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर। जंतु कोशिका के अंदर केंद्र जो है अपने मध्य के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं रिक्तिका, अपने जो है पादप कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर जो है रिक्तिका पाई जाती है, और जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका नहीं होती या तो बिल्कुल नहीं पाई जाती। ये पाई जाएगी तो आकार में बहुत छोटी होगी, इसमें रिक्तिका का आकार बड़ा होता है। पादप कोशिका के अंदर लवक होता है, हरित लवक जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंदर अनियमित जंतु कोशिका के अंदर जो है लवक नहीं पाया जाता। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में हम चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए वापस से। और अब हम देखेंगे इसके अंदर जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर तारकाय नहीं होता है, पादप कोशिका के अंदर तारकाय नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर तारकाय नहीं होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं, सेंट्रोसोम। और देखिए, और पादप कोशिका के अंदर अपनी स्फीरोसोम होता है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर स्फीरोसोम नहीं होता है। अब देखिए हम बात करते हैं पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर जो भोजन का संचय होता है वो किसके रूप में होता है, पादप कोशिका के अंदर भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। उसके बाद में जंतु कोशिका के अंदर भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ तक क्लियर। अब हम देखिए हम जो है जंतु कोशिका का पादप कोशिका के अंदर एक डायग्रामेटिकल व्यू लाएंगे जल्दी से, और उसके अंदर देखेंगे हम पादप और जंतु कोशिका के अंदर कौन सा तारकाय है, कौन सा सेंट्रोसोम है, कौन सा केंद्रक है। चलिए, तो अपने पास देखो एक इमेज है, इसके अंदर अभी देखें ना, इमेज खोल रही है, तो ऐसे जो है कुछ होती है अपने प्लांट सेल। और अब इसमें से आप पहचान सकते हो कौन सी एनिमल सेल है, कौन सी प्लांट सेल है, ठीक है ना। एनिमल सेल में रहती जो जंतु कोशिका होती है वो गोलाकार होती है, और प्लांट सेल होती है वो अपने जो अपने आयताकार होती है ऑब्जेक्टली। अभी जो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी देखिए, तो इधर देखिए, अच्छे से डायग्राम के अंदर समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, और देख पा रहे नहीं देख पा रहे मुझे सही से पता नहीं। एक बार मैं वापस से थोड़ा सा कैमरे के पास इसको लाने की प्रयास करता हूँ। हाँ, तो अब देखिए अब कैसा है, थोड़ा सा मुझे लगता है दूर ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो इधर से सही दिख पा रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ये अपने जो है एक बार इसको देख लेते हैं, तो ये देखिए इसका, ये अपने पास कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, और इसके अंदर जो है ये ब्लू कलर की देख रहे हो ना लाइनें, ब्लू कलर की लाइन जो है इसको बोलते हैं गोल्जी apparatus, गोल्जी का ऐसे बोलते हैं। और इसको देखो गोल्जी वेसल्स बोलते हैं। ये जो है अपनी रेड कलर का जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःपर्दवी जाली का, ये अपने ऑरेंज कलर की जो इस साइड पे देख पा रहा है अपने पास ये है ना कोलेटर, तो इससे भी काम में लेते हैं। तो ये अपने एंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम हो गया। उसके बाद में राइबोसोम, जो छोटे छोटे रेडेड पॉइंट देख रहे हैं ना आप, रेडेड पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं राइबोसोम। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में ये जो अपने पास है न्यूक्लियस, अपने ये रहा न्यूक्लियस, और इसका न्यूक्लियस कैसा है, अपने देखा ही था, इसका मध्य में रहता है और उसका सेंटर की साइड में, पेरिफेरी की साइड में रहता है, मतलब सर्कमफ्रेंस की साइड में। और वेस्कुलिया, इसको बोलते हैं जो दर्भ होता है इसके अंदर, इसको दर्भ को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो दर्भ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बस थोड़ा सा इतना ही है डिफरेंस। बाकी जो है इसके अंदर रफ होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतःपर्दवी में जाते होते हैं ना ये रफ, और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मान सकते हैं इसके अंदर एकदम फिनिश वाली होती है। तो ये ऐसा कुछ इसका डायग्राम। और ये अपनी जंतु कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा। ये जो बाहर का आवरण होता है ना, ये कोटिंग देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं सेल वॉल। यहाँ तक देखो डायग्राम के अंदर सब कुछ समझ में आया होगा, मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का, ठीक है ना। और कोई दूसरा डायग्राम होता है तो दूसरा डायग्राम अपन
वो भी ले लेते हैं। और समझाने के अंदर कोई भी कमी मैं नहीं लिखना चाहता। ये भी अच्छा रहेगा ये वाला, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन इमेजिंग डे, लेट्स गेट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है लगभग, जिसे हम रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सेल वॉल है, ये एमिलोब्लास्ट, ये जो बबल दिख रहा है, और इसको वास्कुलर बोलते हैं। ये सारा आ गया। इसके अंदर न्यूक्लियस एक दे रखा है ना, न्यूक्लियस परिधि की ओर इसका न्यूक्लियस केंद्र एकदम मध्य के अंदर सेंटर के अंदर दे रखा है। और ये राइबोसोम है, ये ब्लू कलर की जो बबल देख पा रहे हैं आप, है ना। और तो क्या है, और ठीक है सारा। ये सेंट्रोसोम हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। इसके अंदर ये येलो वाला है, ये लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम किसमें होता है, जंतु कोशिका में, ठीक है ना। और इसमें कौन सा सोम होता है, इसके अंदर अपन पता है, इसके अंदर स्पिरोसोम होता है। प्लांट सेल के अंदर कौन सा होता है, स्पिरोसोम। इसमें लिखा हुआ नहीं लेकिन होता है इसके अंदर, ये पे कहीं पर। तो ठीक है, इतना आता है हमें बता दें। उसके बाद में हम चलते हैं आगे की ओर, और आपको करते हैं थोड़ी देर पॉज। चलिए अब हम वापस से बेसिक ऑफ सेंटर, मतलब जो कोशिका है, कोशिका का प्रकार का अध्ययन करेंगे। केंद्र के आधार पर कोशिका का प्रकार। तो केंद्र के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकेरियोटिक, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, ठीक है ना, एक केंद्र बहु केंद्र, इसके अंदर सिंगल होता है केंद्र। तो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। और ये 5 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है इसकी कोशिका, मतलब केंद्र की बात करें अब आप, इसके साइड्स का 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर छोटा, और यूकेरियोटिक होती है 5 माइक्रोमीटर से बड़ा। उसके बाद में बात करें सीलोग्राम मतलब सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो पेप्टोग्लाइकोन बनी होती है। पेप्टोग्लाइकोन क्या होता है, एमिनो शर्करा, और जो अपने इसके अंदर होती है म्यूरेटिक शर्करा। तो एमिनो शर्करा और म्यूरेटिक शर्करा से मिलकर क्या बनता है, पेप्टोग्लाइकोन। और जिसके दीवार जो है सेल वॉल बनी होती है, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक में माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल जो है अनुपस्थित होती है। और उसके अंदर देखिए पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। पादप कोशिका के अंदर तो सेलुलोज की अपने बात पहले भी की थी ना। जब पूछे पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है तो नहीं होती, तो उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है कोशिका भित्ति। और पादप कोशिका में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है ना। और सेलुलोज अपने घास के अंदर भी बहुत मात्रा में जो है पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं सेंटर, मतलब केंद्र के आधार पर जिले रही और अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्र उपस्थित नहीं होता है। और ये देखिए जिले युक्त और उपस्थित होता है सेंटर केंद्र। उसके अंदर देखिए गुणसूत्र इसके अंदर यूकेरियोटिक में तो अपने पास उपस्थित होता है, डीएनए अपने अंदर होता ही है ना। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्र में नहीं होते। उदाहरण के अंदर बात करें मोलेरा जगत के जीव किसके अंदर आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक। मोलेरा जगत के जीवों के अंदर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे। जीव जो होते हैं नील शैवाल वगैरह हो गए, ब्लू एलगी वगैरह, तो वो जीवाणु सारे इसके अंदर आ जाएंगे मोलेरा जगत के अंदर। और मोलेरा जगत के छोड़कर जो बाकी सभी जो बचे हैं, जिसमें पादप और हम सारे जंतु आ गए, तो वो है अपने यूकेरियोटिक के अंदर, ठीक है, यूकेरियोटिक। तो बात करें अपन कोशिका के पार्ट होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, और जिसे अंतःपर्दवी जालिका बोलते हैं, जिसे अंतःपर्दवी जालिका, ऐसे कोशिका के अंदर ऐसे करके ऐसे है ना वो, तो ये ईआर है अंतःपर्दवी जालिका। तो अपने देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ईआर नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लवक नहीं होता, गोल्गिकाय नहीं होता, लाइसोसोम नहीं होता, राइबोसोम होता है। कौन सा प्रकार का, संतरित प्रकार का। और इधर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उपस्थित होता है, काम क्या करता है, परिवहन का काम करता है। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, शक्तिगृह होता है ना कोशिका का, किसमें होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में होता है, ठीक है ना, यूकेरियोटिक में पाया जाता है। और क्या काम करता है, श्वसन का। उसके बाद बात कर रहे हैं लवक क्या काम करता है, पादपों में होता है, लोग जो होता है, और क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में, और जो है उनको इकट्ठा में भोजन जो जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन वगैरह, उनका संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर हर एक जगह का उपयोग होता है। उसके बाद बात करें गोल्गिकाय इस तरह भी वह संचय का काम करता है, ठीक है ना। और लाइसोसोम इसके अंदर उपस्थित होता है यूकेरियोटिक में, और पाचन और विघटन के अंदर जो है काम करता है, या तो पाचन के अंदर विघटन के अंदर।
और लाइसोसोम को जो है आत्मघाती सुसाइडल बॉम्ब और आत्मघाती थैली भी बोली जाती है। 80 प्रकार का जो इसके अंदर होता है राइबोसोम उपस्थित होता है, किसमें यूकेरियोटिक में, और काम के अंदर दोनों के अंदर प्रोटीन सेंसेशन का कार्य करता है। ये यहाँ तक की बात होगी। अब देखिए एक चीज आपने देखा था एक्सेप्शन, मतलब एक अपवाद है, अपवाद अपवाद के अंदर ये थोड़ा सा पहले के अंदर एक्सेप्शन प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल उपस्थित नहीं होती। ऐसा कौन सा पादप है जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती? प्लांट जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित सेल वॉल सीडब्ल्यू नहीं होती वो अपने है माइकोप्लाज्मा। याद रखना माइकोप्लाज्मा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा इधर देख पाएंगे आप। और ऐसा कौन सा जो है प्लांट है जिसके अंदर हरित लवक नहीं होता? ऐसा कौन सा पादप है जिसके अंदर हरित लवक नहीं होता? पादप जिसमें हरित लवक नहीं होता तो वो अपने है फंगस से बोलते हैं ना, कवक, फंगस या कवक। कवक भी प्लांट पादप की श्रेणी में आता है। और फफूंद भी बोलते हैं फंगी, फंगी या फफूंद, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है हरित लवक नहीं होता, तो सफेद कलर का होता है इसका। तो यहाँ तक की बातें क्लियर होगी, एक बार देख लीजिए आप, और इसमें शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी हम इसको अगली स्लाइड में एक बार देख लीजिए, उसके बाद में हम इसको रफ कर देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कोशिका के जो है महत्वपूर्ण भाग, कोशिका संरचना के बारे में, ठीक है ना। कोशिका संरचना में कोशिका को हम महत्वपूर्ण 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसके अंदर कोशिका भित्ति भी आ जाती है, कोशिका भित्ति अपने पादप से प्लांट कोशिका के अंदर आती है। उसके बाद में आता है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव के अंदर ये सारी चीज आती है, अपने डायग्राम के अंदर देखा था तो वापस भी देखेंगे, ठीक है ना। जिसके अंदर ईआर आ जाता है, गोल्गी का आ जाता है, अपने लाइसोसोम आ जाता है, राइबोसोम आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, लवक आ जाता है, जार्का आ जाता है, पक्षिमापी कलाई आ जाती है ना, कक्षा भी कलाई होती है। कोशिका कंकाल होता है, सेल स्केलेटन बोलते हैं इसे, और रसादानी जिसे वेस्कुलिन बोलते हैं वो भी आ जाती है, ठीक है ना। ये कोशिका द्रव के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र के अंदर जो है सेंट्रोइड के अंदर हम बात करेंगे गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, कोशिका चक्र एंड जिसे सेल साइकिल बोलते हैं, सेल साइकिल, और कोशिका विभाजन से ये सारे जो इसके अंदर आ जाएगा। अब सबसे पहले है अपने पास प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या सेल वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए सेल वॉल, एक बार डायग्राम के अंदर देख लेते हैं वापस से। डायग्राम के अंदर ये इधर देखो, उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे। तो ये अपने हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की हम बात कर रहे हैं। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला किससे बनी होती है? लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। किससे? लिपिड की और प्रोटीन। ये बाहर का जो आवरण आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये कौन सी है? कोशिका कला या कोशिका झिल्ली होती है। लिपिड या प्रोटीन की त्रिस्तरीय झिल्ली, 3 स्तर की झिल्ली, ठीक है ना। सिंगर और निकोलसन मॉडल ने जो है अपना एक मॉडल दिया था, किसने? सिंगर और निकोलसन मॉडल ने तब दिया था 1972 के अंदर, ठीक है। 1972 के मॉडल में इन्होंने बताया था कि जो है कोशिका झिल्ली है वो 75 एंगस्ट्रॉन के आकार की इतनी मोटी जो है झिल्ली होती है। कितने एंगस्ट्रॉन की होती है? तो अपने पास मार्कर का है, तो अपने पास कोशिका झिल्ली जो है 75 एंगस्ट्रॉन की होती है। 75 एंगस्ट्रॉन मोटी। किसने बताया? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर, निकोलसन, बस ये इतना सा जाएगा। ये झिल्ली देख ही पा रहे हैं ना इधर डायग्राम के अंदर। उसके बाद में देखिए अब इसके अंदर जो है ऊपर व नीचे बसा, जैसे ऊपर और नीचे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे ये जो झिल्ली है इसमें दीजिए, तो उसके ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे तो क्या है? वसा है। वसा जिसके अंदर जल जो रागी सीरा होता है और जल रागी सीरा जो बाहर की, तो इधर वसा है ऊपर और नीचे, और जल रागी बाहर की ओर, और जल विरागी सीरा अंदर की ओर। जल विरागी सीरा कहाँ पे? अंदर की ओर होती है। जल विरागी मतलब एक पूंछ वाला सीरा होता है जो अंदर की ओर। आपने वो पढ़ा हुआ ना जो अपन देखते हैं साबुन के अंदर दाग वाला
तो जल स्नेही जल विरोधी कारक है, वैसा ही कुछ इसके अंदर भी है। जल रागी शिरा बाहर की ओर, जल विरागी शिरा अंदर की ओर, मतलब कुछ वाला भाग अंदर की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे और इनके बीच में देखो, बाहर तो हो गया वसा की परत, अंदर की वसा की परत, इसके बीच में जो होता है, इसके बीच में जो यहाँ पे होता है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन। ठीक है, जैसे फॉस्फोलिपिड या लिपिड बोलते हैं ना, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन उपस्थित होता है। अब देखते हैं, सबसे पहली चीज ये जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। तो वैसे देख पा रहे डायग्राम में, जंतु कोशिका का कैसा है, बाहरी आवरण है। उसके अलावा देखो, ये चयनात्मक या पारगम्य झिल्ली भी बोल जाता है इसे। एक मिनट, हाँ देखो वापस आ जाओ। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम बात करेंगे। ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जल रागी शिरा बाहर की तरफ, तो जल विरागी शिरा अंदर की ओर होता है। और बाहर की और अंदर की जो है ये तो वसा की बनी होती है, और बीच के अंदर फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड, और इसके अंदर प्रोटीन जो है पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसका कार्य क्या होता है। मतलब एक चयनात्मक झिल्ली भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है आवागमन होता है किसका, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन का, और एक चीज और थी, ऑक्सीजन और CO2, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन झिल्ली के आर पार जो है अंदर बाहर जा सकते हैं, और विसरण प्रक्रिया जो है किया जा सकता है। इसके अंदर सुरक्षा आवरण प्रदान करता है। एक बार देखिए, मैं वापस से एक बार बुक से भी आपको जो भी डाटा है वो बता देता हूँ, इसमें जो कुछ होता है। देखिए, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, जलवायु पढ़ लिया, चयनात्मक ये भी पढ़ लिया। सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा, इसलिए है भाई कोशिका झिल्ली बाहर वाला जो आवरण होता है। उसके अलावा है, यदि कोशिका को तनु पतला विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर तथा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा जाए तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, इससे कोशिका फूलने लगेगी। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाब विलयन बोलते हैं। एक तो देखो दो तीन चीजें आएगी इसके अंदर, अल्प प्रासरण, ठीक है ना, अल्प प्रासरण दाब, और इसमें एक चीज आएगी संप्रासरण, संप्रासरण, और एक होगी अतिप्रासरण। अतिप्रासरण, प्रासरण क्या होता है, पहले तो ये चीज समझो। प्रासरण के अंदर देखो, उच्च सांद्रता से जब कोई विलयन निम्न सांद्रता की ओर जाता है ना, तो उसे बोलते हैं प्रासरण। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, इसे बोलते हैं परासरण। अब देखिए अल्पप्रासरण, अल्पप्रासरण में क्या बोला, केवल वापस से, यदि कोशिका को तनु पतला विलयन और वाले माध्यम अर्थात जल और शर्करा अथवा नमक की मात्रा में ज्यादा किया जाता है तो जल प्राशन विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। अब समझ लीजिए क्या है। इधर देखो, ये कोशिका है, कोशिका के बाहर जो है कैसा विलयन है, तनु है, नमक और चीनी का कुछ घोल है, कुछ ऐसा है। ऐसे विलयन के अंदर इसको रखेंगे तो क्या होगा, जो जल होगा वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। जल होगा इसके अंदर चला जाएगा, इसके कारण जो है कोशिका जो है फूलने लग जाएगी। बस ये इसको बोलते हैं अल्पप्रासरण। अल्पप्रासरण दाब विलयन, जिससे क्या कोशिका इसके अंदर फूलने लग जाएगी, धीरे धीरे आकार बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि बाहर जो तनु है, अंदर जो है सांद्र है, तनु से सांद्र की ओर। उसके अंदर यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में विलयन करता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के बराबर हो। अब देखिए, ऐसे विलयन करने के अंदर वाली सांद्रता और बाहर वाली सांद्रता दोनों बराबर होगी ना, दोनों बराबर होगी, तो इसके आकार में कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोनों सांद्रता बराबर मतलब आकार के अंदर नो चेंज। उसके बाद में देखिए अतिप्रासरण क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से दिखा है, ये कोशिका है, इसके बाहर वाला विलयन जो है विलयन है, जल प्राशन द्वारा अधिक, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र हो। ये बाहर वाला विलयन जो है अधिक सांद्र है, ये ध्यान रखना, अधिक सांद्र है। जल प्राशन द्वारा कोशिका से, और प्राशन के द्वारा क्या होगा, जल जो है कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो हमेशा ये शायद उल्टा लिख दिया, इधर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर,
निम्न से उच्च की ओर। ये थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ हुई है, उसके लिए माफी चाहूँगा, ठीक है ना। तो निम्न से उच्च की ओर जाता है इसके अंदर, और इसको पढ़ेंगे अति पराक्षण, और जिसके कारण जो है कोश का धीरे धीरे इसके अंदर पानी में कुछ निकलेगा, आउट होगा तो कमी आएगी तो धीरे धीरे सिकुड़ेगा, तो इसके अंदर होता है सिकुड़ता है, ठीक है ना। इससे बोलते हैं अति पराक्षण, इसके अंदर फूलता है, ठीक है ना। इससे बोलते हैं अल्प पराक्षण, और इसके अंदर नो चेंज मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, सांद्रता बराबर है दोनों विलयन की। तो ये हो गया अपने पराक्षण के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखो एक ही आता है जीव दर पूजन, एक वर्ड याद रखना जीव दर पूजन, चलो इधर ही कराता हूँ, बाद में पढ़ देंगे। जीव दर पूजन ये क्या होता है, एक बार देखो थ्योरेटिक में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब किसी पादप कोशिका में पराक्षण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, इस घटना को जो है जीव। अब जो ये घटना होती है ना, मतलब इसके अंदर जो है जब किसी कोशिका के अंदर हानि होती है किसी चीज की, पानी की हानि होती है, मतलब जल की हानि होती है, पानी की हानि होने के कारण हानि कोशिका क्या करती है, सिकुड़ती है। तो सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, जीवदर कुचन, जीवदर कुचन किसको बोलते हैं, सिकुड़ने को। और इंग्लिश में देखो प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं इसे, जैसे जल का अपघटन हाइड्रोलाइसिस होता है ना, वैसे इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है, समझ में आया। एक बार मैं इसको रख करूँगा, ठीक है, आपका वक्त ध्यान में, इसलिए पॉज कर देते हैं इसको। अब देखिए हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल किसके अंदर होती है, सेल वॉल पादप में होती है। एक बार से आपको इस डायग्राम दिखा देते हैं हम आपको, देखिए। तो इधर आप देख पा रहे होंगे, इधर सेल वॉल लिखा हुआ है, और ये इसमें पादपों में देखो कोशिका झिल्ली भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करनी होता है। अपन ने भी पहले पढ़ा था अति पराक्षण, ठीक है, अल्प पराक्षण। अल्प पराक्षण के अंदर क्या हुआ था कि जिसके अंदर जो बाल की साइड में जो है, बाल की साइड में क्या था अपने, क्या बोलते हैं, जिसके अंदर कोशिका कम तनु विलयन था, तनु विलयन के कारण जो है कोशिका फूलने लगी, फट जाती है, तो जरूर ज्यादा फटेगी तो फट जाएगी। अब इसके अंदर क्या होता है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका फटे नहीं, इस कारण जो है इसके अंदर सेल वॉल भी उपस्थित होती है, फिर सेल वॉल होगी, कोशिका का फटेगा नहीं। अब इसके अंदर देखिए जितने कोशिका के अंदर बात की थी, ये दोनों ऊपर नीचे की प्रतिवसा की होती है, बीच के अंदर प्रोटीन और लिपिड होता है। ऐसे जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका के अंदर ऊपर नीचे जो है, पादप कोशिका के अंदर पेप्टाइडो जो है कोशिका वृद्धि है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की या फिर म्यूकोपेप्टाइड म्यूरिन की बना होती है। इसके अंदर जब तो पादप कोशिका के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की या म्यूको क्या बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन बोल देते हैं, इसकी बनी होती है। और जिसके बीच के अंदर देखिए, बीच के अंदर एक पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसकी मध्य जो पट्टिका होती है, मध्य पट्टिका के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है पार्ट भरा होता है। और इसकी जो होती है जीवाणु के अंदर जो है बीच की पट्टिका के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन और लिपिड रहता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा शैवाल, जो पादप के अंदर जो सेल वॉल होती है, मर्द होती है, इंद्रिय होती है, पार्गेट होती है, कोशिका झिल्ली होती है, जो होती है जीवित होती है। शैवाल जो होती है सेलुलोज, गैलेक्टोन और मेनास होता है इसके अंदर, शैवाल के अंदर, शैवाल की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर। और पौधों में सेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन और हेमिक सेलुलोज, इससे मिलकर जो है ये बनी होती है। उसके अलावा हम अपने जब नोट्स में भी बता देते हैं, प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज पेक्ट, ये देखो प्लांट में सेलुलोज किसकी होती है, पेक्टिन लिग्निन और पेक्टिन लिग्निन इनकी बनी होती है। कवक में फंगस सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। कवक में ध्यान रखना है, कवक के अंदर फंगस और काइटिन की प्रोटीन होता है, उसकी जो है सेल वॉल होती है, सेल वॉल। उसके अलावा जीवाणु में देखिए, जीवाणु के अंदर लिखा नहीं है, जीवाणु पेप्टाइड होता है, जीवाणु में सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन या फिर इसको की बनी होती है, इसे म्यूरेनिक एसिड बोलते हैं, म्यूरेनिक एसिड। समझ में आ गया होगा इतना। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज 3000 ग्लूकोज के अणु से
सेलुलोज बनता है। ये ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज जो है, सेलुलोज अपन कर रहे थे फालतू में, सेलुलोज क्या है, 3000 ग्लूकोज के अणु से मिलकर बनता है। ये है एक बहुलक जो हम बोल सकते हैं। हाँ, तो ग्लूकोज का बहुलक है, इसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। तो इतना बात समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब इसके बाद में ये डायग्राम वापस से देख लीजिए आप। अब हम जो चर्चा करेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में करेंगे। कोशिका द्रव्य के अंदर इतने सारे पार्ट दिख रहे हैं, रंगीन, लाल, हरे, पीले, गुलाबी, गोल्ड, तो इसको हम पढ़ेंगे और आगे क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए इसको पॉज करते हैं। चलो आ जाइए वापस से। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की। अभी अपने पहले बात की थी कोशिका झिल्ली और सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य के अंदर फर्स्ट पार्ट है अपने पास ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार ये बता दूं कोशिका द्रव्य क्या होता है। साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, इसे जीव द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और कोशिका द्रव्य को ये जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य एक बार मिलते हैं इसको, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। केंद्र द्रव्य और कोशिका द्रव्य। अच्छा, तो ये जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म है, इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र बराबर होता है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुलकिन जी ने दिया। शब्द की बात करें, जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुलकिन जी ने, मुझे भी याद है। जीव द्रव्य शब्द पुलकिन जी ने दिया, याद हो जाएगा वहां से। और उसकी खोज जो है, खोज लुजरार्डी, कृष्ण मंदिर। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, जीव द्रव्य शब्द दिया पुलकिन जी ने, और खोज किसने की, लुजरार्डी ने। और किसने मिलकर बनाया, कोशिका द्रव्य और केंद्र दोनों से मिलकर जो बनता है जीव द्रव्य बनता है। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य भौतिक का आधार है, किसने बोला, हक्सले ने। जीव द्रव्य किसका आधार है, जीवन का आधार है, किसने बोला, हक्सले ने। जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है, 75 से 85%। उसके बाद में 7 से 9% क्या होता है, प्रोटीन। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट है 2 से 2.5%, और लिपिड होता है 1 से 1.5। तो 75 से 85% तो उसका अंदर होता है जल, है ना। जल के बाद इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोटीन होता है 7 से 9, प्रोटीन होता है 7 से 9%। और फिर उसके अंदर उसके बाद में बता कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट देख लेना जो कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5% और 1 से 1.5% होता है लिपिड। समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया अपना काम। उसके बाद में क्या पढ़ रहे थे अपन, हाँ कोशिका द्रव्य के अंदर हम पार्ट बात करें, मतलब ईआर के बारे में। ईआर कैसे दिखता है वो दिखाता हूँ पहले, तुम्हें बार बार दिखाना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। और डायग्राम दिखाने के लिए ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा, अपने पास डायग्राम है भैया, तो डायग्राम है लेकिन इधर से दिख नहीं पा रहा। इधर देखते हैं इस वाले में, या इस वाले में, प्लांट से कोशिका द्रव्य, कोई तो इसमें देख पा रहे हैं, इस वाले डायग्राम में ये बनी हुई है ना, शाम ये और नीला नीला कलर की दिख रही हो, नीला नीला कलर की जो है ना डायग्राम, वो आप लोग आई ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नहीं जाएगा, तो कोशिका के अंदर कोशिका है या फिर अकोशिका है, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ डिजाइन लेवल को बोलो, यहाँ डिजाइन शाम के अंदर यहाँ डिजाइन लेवल और कोशिका के अंदर तो अपना डिजाइन है कि ना बोले अगर आप ईआर अंतर पढ़ते जाएगा। यहाँ एक तरीका कोई चीज़ है, कोई चीज़ में ठेला का तो वास्ते आपका स्टैंड लगवाना जी में
केंद्र में आजीवन कोशिका में पूरा ने स्टैंड को काम होता है, स्टैंड को काम आखिरी अंतःपटल में जाने का प्रयास है। ठीक है। यूकेरियोट की कोशिकाओं में कोशिका दरों में जबते आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटे नलिका युक्त जाल तंत्र पता पड़ेगा उनकी भी क्या है। तो अन्य क्या है ना ईआर किया गया। अब ईआर कितना प्रकार की होगा, ईआर दो प्रकार के होगा, एक तो रफ मतलब खुरदरी और एक चिकनी। ठीक है ना। एक तो रफ ईआर होगा तो इन्हें क्या किया आर ई आर ईआर में दो पार्ट में लगे बैटरी में, एक तो रफ आर ई आर और एक स्मूथ लिंकेज का ई आर। ठीक है। रफ ई आर के ऊपर लगेगा राइबोसोम और इसके ऊपर लगेगा वसा और लिपिड। रफ को ऊपर राइबोसोम लगेगा, रफ और राइबोसोम और एक पर चिकनी है क्यों वसा और लिपिड लगेगा क्यों चिकनी है। अब काम क्या करेंगे, काम किया है प्रोटीन संश्लेषण और गोलिकाएं के निर्माण दोनों काम है। ठीक है। ध्यान रखो। तो ईआर दो प्रकार के होगा, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। ठीक है ना। ये ऊपर राइबोसोम लगेगा, ऊपर वसा लिपिड लगेगा, प्रोटीन संश्लेषण को गोलिका निर्माण को काम करेगा। ये तो समझ में आ गया। बस इतना ही ध्यान रखना, मैंने ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा वो काम होगा ना परिवहन को काम भी दिया गया है। परिवहन मतलब एक बाइक में नशा रहेगा ना बेसिकल ट्यूब में खाली ट्यूब है या वो नहीं यहाँ है ट्यूब की यहाँ मतलब यहाँ बदले बदले ट्यूब। तो आपके अंदर है परिवहन भी हो है, कोई चीज़ आनी है ले जानी है हमें तो हर भी चीज़ को परिवहन के अंदर भी काम आए। और इतना समय तो क्या होगा आगे आपका परीक्षा गोल जी का है। Audio Jungle.